गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज साइंस का चौथा टेस्ट का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं और इससे पहले के 3 टेस्ट का डिस्कशन आप लोग ध्यान से देखे होंगे। तो आज हम लोग अपना चौथा टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और इस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपको 3 बल्ब 25, 40 व 60 वाट के दिए गए हैं। किसका प्रतिरोध न्यूनतम है जब इसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आपके पास 3 बल्ब है। एक बल्ब है आपका 25 वाट का, दूसरा बल्ब जो है वह है आपका 40 वाट का और तीसरा बल्ब जो है वह है आपका 60 वाट का। आपको तीनों बल्ब दिया हुआ है और तीनों कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजित है। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग बल्ब को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो सभी को समान वोल्टेज प्राप्त होगा। इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V और इसका भी वोल्टेज V। अब इस केस में आपको निकालना है किसका रेजिस्टेंस न्यूनतम होगा। तो रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वह होता है R = V²/P। ये फॉर्मूला होता है P = V²/R। आप जनरल रूप से याद रखते हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है तो R = V²/P। अब क्योंकि तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों को वोल्टेज सेम मिला तो वोल्टेज हो गया कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस जो होगा वह इस पावर के यानी प्रतिरोध जो होगा वह शक्ति के बल्ब के शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रतिरोध जो विद्युत शक्ति है, जो पावर है बल्ब का, उसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिस बल्ब की शक्ति सबसे अधिक होगी, जिस बल्ब की शक्ति सबसे अधिक होगी उसके लिए प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा। जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, जिसका शक्ति सबसे अधिक है, उसके लिए रेजिस्टेंस का मान न्यूनतम होगा। अब इस तीनों बल्ब में सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 60 वाट के बल्ब का। इसीलिए सबसे कम रेजिस्टेंस जो होगा वह होगा आपके 60 वाट के बल्ब का। प्रतिरोध इसका न्यूनतम होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा जिसका पावर सबसे कम है, यानी 25 वाट के बल्ब का, और बीच में है R40 यानी 40 वाट का बल्ब। यानी अगर प्रतिरोध का क्रम पूछेगा तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध वाला बल्ब हो जाएगा 25 वाट वाला बल्ब और सबसे कम प्रतिरोध वाला बल्ब हो जाएगा 60 वाट वाला बल्ब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तल लेंस का उपयोग किस प्रकार के दृष्टि दोष के निवारण में होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, इस दोष में आदमी को दूर की वस्तु देखने में दिक्कत होगा। निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर का देखने में दिक्कत होगा। नाम के उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष नाम पढ़ने से लगेगा कि निकट दृष्टि में दोष है, नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु ठीक ठीक दिखेगा, दूर का देखने में दिक्कत होगा। और इसका कारण होता है कि लेंस की जो गोलाई होती है या लेंस की जो वक्रता है या लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। देखिए, ये है सामान्य व्यक्ति का नेत्र, ये सामान्य व्यक्ति के नेत्र का लेंस है, इस प्रकार का, ये सामान्य व्यक्ति का है। लेकिन जब आदमी को दोष होगा तो ये जो लेंस होगा ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो गया, इस टाइप का। तो इस लेंस की गोलाई या मोटाई या वक्रता जो है वह क्या कर गया? बढ़ गया। और बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो दूर के वस्तु का प्रतिबिंब होता है, जब ये गोलाई या मोटाई बढ़ गया तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी और लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो दूर के वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पहले बनने लगता है। ये कंडीशन है, रेटिना के पहले बनने लग गया। तो ये होता है किस बीमारी में? ये होता है निकट दृष्टि दोष में। ये निकट दृष्टि दोष का कंडीशन है। लेंस की गोलाई या मोटाई जो है वो बढ़ गई, जिसके कारण लेंस की जो फोकस दूरी है वह घट गया और प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के पहले बन गया।
अब इसके निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस। ये लेंस है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा, ये पहले प्रकाश की किरणों को ऐसे फैलाएगा, काहे कि आप जानते हैं अवतल लेंस अपसारी होता है, तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा और उसके बाद आंख का लेंस जो है वह इसको फिर मिलाएगा यानी अभिसारित करेगा और अंततः वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण में कौन सा लेंस यूज होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण में यूज होता है अवतल लेंस। इसीलिए पहला तो आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए दूसरा प्रकार का दोष। दूसरा प्रकार का जो दोष होता है उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इस दूरदृष्टि दोष में आदमी को दूर का वस्तु ठीक ठीक दिखाई देता है, लेकिन पास का वस्तु देखने में कठिनाई होता है। जब दूर का वस्तु ठीक ठीक दिखाई दे और पास का देखने में कठिनाई हो तो इसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसका दोष में क्या होता है कि आंख का जो लेंस होता है वह पतला हो जाता है। ये पतला हो गया। ये सामान्य व्यक्ति का है, ये दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का है। तो ये दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का लेंस का हम स्थिति बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब लेंस पतला हो जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण पास के वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये रेटिना के पीछे बनने लगा, जिसके कारण आदमी को पास का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसका जब निवारण करना होता है तो इसके निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस। देखिए ये वाला जो लेंस है इस लेंस को कहा जाएगा उत्तल लेंस। अब ये जो उत्तल लेंस होता है ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, मतलब मिलाता है। बाकी मिलाने का काम आंख का लेंस करेगा और फाइनली इमेज कहां पर बन जाएगा, रेटिना पर। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। इसका निवारण अवतल लेंस करता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है, मतलब इसकी वक्रता या जो मोटाई है वो कम हो जाती है। इससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तीसरा नंबर देखिए जो दोष है उसको कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता को इंग्लिश में कहा जाता है एस्टिग्मैटिज्म। तो अबिंदुकता जिसको इंग्लिश में एस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है, इसमें कॉर्निया या लेंस कुछ भी हो सकता है। कॉर्निया या लेंस की जो वक्रता होती है, ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया या जो लेंस की वक्रता होती है, यहाँ देखिए वक्रता समान है, लेकिन यहाँ पर ये जो वक्रता होता है ये गड़बड़ हो जाता है, ये वक्रता गड़बड़ हो गया, या ये जो लेंस की वक्रता है ये गड़बड़ हो जाती है। इसका वक्रता गड़बड़ हो जाएगा या इसका हो जाएगा या दोनों का हो सकता है। होना चाहिए था ऐसा, वक्रता समान होना चाहिए था, तब अपवर्तन भी समान होता है, लेकिन यहाँ वक्रता अनियमित हो गया, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन सही से नहीं हो पाता है और इस दोष में आदमी क्षैतिज और उदग्र तलों में एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्षैतिज और उदग्र तल में एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस बीमारी को कहा जाता है अबिंदुकता। अबिंदुकता इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। याद रखिएगा, एस्टिग्मैटिज्म। और इस बीमारी के निवारण के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उस लेंस का नाम होता है बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस, बेलनाकार, यानी इंग्लिश में सिलिंड्रिकल लेंस। तो जो सिलिंड्रिकल लेंस होता है वह सही कर्वेचर का लगा दिया जाता है और ये वक्रता को नियमित बना दिया जाता है। तो ये तीसरा बीमारी है।
चौथा बीमारी दिया हुआ है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। अब ये जो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट होता है, नहीं, चौथा बीमारी है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये प्रेस बायोपिया क्या होता है? इस बीमारी में आदमी को दूर का भी देखने में दिक्कत होता है, पास का भी देखने में दिक्कत होता है। तो जब दूर और पास दोनों का देखने में दिक्कत हो तो इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसका कारण होता है ये जो लेंस को पकड़े हुए हैं मसल्स, जिसको हम, ये जो लेंस को पकड़े हुए जो पेशियां हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिलियरी मसल्स और हिंदी में पक्षमाभ या रोमाभ पेशियां कहते हैं। तो ये पक्षमाभ या रोमाभ पेशियां जो होती हैं, ये है पक्षमाभ पेशियां, या इसको हम रोमाभ पेशियां कहते हैं। तो ये जो पक्षमाभ या रोमाभ पेशियां होती हैं, ये पेशियां का क्या होता है कि कमज़ोर हो जाती हैं। और जब ये पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो वस्तु के दूरी के अनुसार लेंस की फोकस दूरी को बदल नहीं पाता। सिलियरी मसल्स जब कमज़ोर हो जाएगा, पक्षमाभ पेशियां जब कमज़ोर हो जाएंगी तो वस्तु के दूरी के अनुसार ये मसल्स लेंस की फोकस दूरी को बदल नहीं पाएगा, क्योंकि पास का देखने के लिए लेंस होना चाहिए मोटा और दूर का देखने के लिए लेंस होना चाहिए पतला। जो ये बदलने का काम, ये पतला मोटा लेंस को करने का काम ये मसल्स करता है, ये मसल्स करता है। लेकिन जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो आदमी को पास वाला भी देखने में दिक्कत होगा, दूर वाला भी देखने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि लेंस की फोकस दूरी वस्तु के दूरी के अनुसार चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसका जो बीमारी होता है, ये जो बीमारी होता है, इसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। और इस बीमारी के निवारण के लिए फिर हम लोग को दोनों यानी द्विफोकसी लेंस का यूज़ करना होता है। याद रखिएगा, द्विफोकसी यानी बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस, जिसमें अवतल लेंस भी रहता है और उत्तल लेंस भी रहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो ये बाईफोकल लेंस जो होता है, ये प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चारों तरह का बीमारी था। चलिए, एक और बीमारी का नाम आया था मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। तो जो मोतियाबिंद होता है उसमें क्या होता है कि ये जो आंख का लेंस होता है, इसके ऊपर झिल्ली बन जाता है। और जब आंख के लेंस के ऊपर झिल्ली बन जाता है, झिल्ली बनने का कई कारण होता है। पराबैंगनी किरणों के भी लगातार आंख में जाने से झिल्ली बनता है, या उम्र के साथ झिल्ली विकसित हो जाता है। तो जब ये झिल्ली बन जाता है तो ये लेंस का काम क्या था? प्रकाश का अपवर्तन करना। लेकिन जब झिल्ली बन गया तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है या कम होता है, जिसके कारण या तो वस्तु धुंधला दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता है। तो जब वस्तु धुंधला या बिल्कुल नहीं दिखे तो इसका मतलब है कि झिल्ली बन गया है लेंस पर, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। और इसका निवारण के लिए इस झिल्ली को हटाना होगा, जो ऑपरेशन से ही हो सकता है। तो मोतियाबिंद का निवारण किससे होता है? मोतियाबिंद का निवारण होता है ऑपरेशन से। तो ये था आपका बीमारी कैटरैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, दूषित पानी के कारण निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता है? देखिए, गंदा पानी पीने से कई प्रकार के रोग होते हैं, और अभी तो रोग वाला साल ही चल रहा है, मौसम नहीं कहेंगे साल, क्योंकि लगभग एक पूरा साल इस कोरोना महामारी में हम लोग का पढ़ाई लिखाई और सारा एक्टिविटी बर्बाद हो चुका है। तो ये बीमारी जो होता है, ये किसी न किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से और अन्य जीवों से होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बीमारी दूषित पानी से नहीं फैलता है? इसमें सबसे पहला बीमारी है हैजा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलेरा। ये भी एक महामारी का रूप ले चुका है हैजा, और इसमें कई दस्त यानी उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण शरीर से पानी का लगातार लॉस होता जाता है, और डिहाइड्रेशन के कारण यानी शरीर के निर्जलीकरण के कारण व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो ये जो कॉलरा होता है, ये जो हैजा होता है, ये फैलता है पानी से, गंदा पानी से, दूषित पानी से। और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। पहले जब महामारी ये हैजा फैलता था तो गांव का गांव
ख़त्म हो जाता था। तो ये पहला है और ये होता है दूषित पानी से, इसीलिए आंसर नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वह है आपका टाइफाइड। टाइफाइड पटना के विद्यार्थियों के लिए तो खासकर और शहर में रहने वालों के लिए टाइफाइड जॉन्डिस आम बीमारी है और यह टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। इसको हम लोग आंत्र ज्वर भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर, या इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है और ये भी गंदा पानी से होता है और इसके लिए जो जीव जिम्मेदार है वो बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। तीसरा जो है बीमारी वह है जॉन्डिस और जॉन्डिस जानते हैं ये भी दूषित पानी से होता है और ये होता है वायरस के कारण, यानी विषाणुओं से फैलता है, ग्रुप ऑफ वायरस से होता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर वायरस जिम्मेदार नहीं है। और चौथा जो बीमारी है तो ये भी दूषित पानी से होता है, वायरल डिजीज है। और चौथा जो है वह है आपका मीजल्स। तो मीजल्स जो होता है, खसरा, ये दूषित पानी से फैलता नहीं है। ये छींकने से या खांसने से जो मुंह से थूक निकलता है, थूक की बूंदें जो हवा में रह जाती हैं और ये थूक की बूंदें अगर दूसरा व्यक्ति सांस से अंदर ले ले श्वसन क्रिया में तो फिर इस आदमी को भी मीजल्स हो जाता है। और ये मीजल्स जिस वायरस से होता है उसको कहा जाता है मॉर्बिली वायरस। तो ये होता है मॉर्बिली वायरस। एक होता है जर्मन मीजल्स जो होता है रुबेला से, लेकिन ये मीजल्स है, खसरा है, और ये होता है मॉर्बिली वायरस से। तो दूषित पानी से फैलने वाला कौन सा रोग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी मीजल्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? तो अभी हम आपको बताएं कि आंख का लेंस जब धुंधला हो जाता है तो इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। और इस मोतियाबिंद में लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो जब लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है और इस स्थिति में व्यक्ति मोतियाबिंद से ग्रसित हो जाता है। और इस मोतियाबिंद वाले व्यक्ति का अगर आंख का उपचार करना है तो फिर उसके लिए ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए मायोपिया आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसका हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें आदमी को दूर का देखने में दिक्कत होता है। बी नंबर ऑप्शन हाइपर मायोपिया नहीं, वो हाइपर मेट्रोपिया है और यह है दूर दृष्टि दोष, जिसमें आदमी को निकट का देखने में कठिनाई होता है। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है नेत्र श्लेष्मा। तो नेत्र श्लेष्मा एक बीमारी है और इसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस, देखिए श्लेष्म कंजक्टिवाइटिस एक पलकों के बीच कॉर्निया के साथ संयोजित एक पतला पारदर्शी झिल्ली होता है। पलकों के बीच कॉर्निया के साथ जुड़ा एक पतला पारदर्शी झिल्ली होता है और इस पतली पारदर्शी झिल्ली को कहते हैं नेत्र श्लेष्मा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा। अब ये जो कंजक्टाइवा होता है नेत्र श्लेष्म, ये पलकों के बीच कॉर्निया से संयोजित होता है, फ्यूज्ड होता है, कॉर्निया से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर इस कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन होता है किसी भी कारण से, धूल से हो, गर्दा से हो, बैक्टीरिया से हो, तो ये कंजक्टाइवा जो होता है, ये जो नेत्र श्लेष्म होता है, ये बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसके कारण पूरी आंखें लाल हो जाती हैं और इस बीमारी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये आपका इन्फेक्शन का रोग है। तो चौथा जो ऑप्शन है मोतियाबिंद, ये आपका आंसर हो गया। 4 का ऑप्शन नंबर होगा डी। 5वां नंबर क्वेश्चन है घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? देखिए घर में बिजली का बिल कितना देना है, घर में जो आप बिजली खपत कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा जो खपत कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितना शुल्क विद्युत बोर्ड को देना है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कितना यूज़ किया, कितना यूनिट आपने उपयोग किया।
मतलब कितना यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा के खपत की इकाई, और इसको नापा जाता है किलोवाट घंटा में। किसमें नापा जाता है? किलोवाट घंटा में। एक यूनिट जो होता है, जिसको हम लोग एक यूनिट सामान्य भाषा में कहते हैं, वह बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो आपको बिजली बिल कितना देना है वो यूनिट पे डिपेंड करता है। और एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा है, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि बोर्ड मतलब बिजली बोर्ड, ट्रेड मतलब व्यापार, BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये BOT यूनिट है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार के लिए यूज किया जाता है, विद्युत बोर्ड। तो ये एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पे आता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, बी है एम्पियर, सी है वाट और डी है बिजली रहने की अवधि। तो बिजली रहने की अवधि नहीं, बिजली रहने की अवधि मतलब आपके घर में बहुत देर बिजली है लेकिन आप पंखा बल्ब नहीं जला रहे, तो इससे आप बिजली बिल को थोड़ी ना इसके आधार पर दीजिएगा। तो पहला तो हटा दीजिए। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज किसी भी उपकरण में करंट के प्रवाह के लिए जरूरी है, तो वोल्टेज और करंट पर निर्भर करेगा, और इस दोनों का गुणनफल होता है क्या चाहिए? पावर। अब जितना ज्यादा पावर का बल्ब, जितना ज्यादा शक्ति का बल्ब लगाइएगा उतना ज्यादा बिजली बिल दीजिएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना वाटेज यूज कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट नहीं, कितना वाटेज यूज कर रहे हैं, यानी कितना वाट यूज कर रहे हैं। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। और कितना यूनिट खपत हुआ, अगर आपको ये निकालना है नंबर ऑफ यूनिट जो आपने खपत किया, अगर उसको निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे बल्ब की संख्या या पंखा की संख्या या उपकरण की संख्या, ऐसे कर देते हैं, उपकरण की संख्या गुने, कई गो आप उपकरण यूज कर रहे हैं, गुने उपकरण की शक्ति वाट में। जो भी आप उपकरण यूज कर रहे हैं उसकी शक्ति वाट में कितना है, उपकरण की शक्ति वाट में, गुने उसको कितना घंटा यूज कर रहे हैं, गुने उसको कितना दिन यूज कर रहे हैं, और बट्टा भागा दे दीजिए 1000 से। अब 1000 से भागा क्यों दिए? क्योंकि देखो किलोवाट में है और यहां हम लिखे वाट में, तो वाट को अगर 1000 से भागा दे देंगे तो किलोवाट आ जाएगा। तो कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ उसको कैसे निकालेंगे? उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति वाट में, गुने घंटा, गुने दिन और बटा 1000। इससे आप बिजली बिल कितना आ रहा है वो आप निकाल सकते हो। तो एक यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर अब मान लीजिए कि आपका पास घर में 5 बल्ब आप यूज किए 100 वाट का, तो कितना बिजली खर्चा होगा? मान लो 5 बल्ब है, 100 वाट का है, 10 घंटा यूज किए पर डे, 1 महीना यूज किए। 5 बल्ब 100 वाट का 10 घंटा डेली 1 महीना तक यूज करने पर कितना बिजली बिल, कितना यूनिट बिजली खर्चा होगा? तो देखो 5 100 वाट का है तो 5 गुना 100 500, 10 घंटा यूज किए तो 500 गुना 10 5000। अब 5000 से ये 300 ना कट जाएगा तो फिर 5 बचेगा, और दिन 30 तो कितना हो गया? 150। 5 गुने 100 गुने 10 गुने 30 बटा 1000। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो नंबर ऑफ यूनिट कितना आ जाएगा? 150 यूनिट। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करता है? मधुसूदनी का मतलब इंसुलिन। कौन सा ग्लैंड जो होता है वह इंसुलिन को सिक्रेट करता है? तो आपको हम पिछले भी डिस्कशन में बताए थे कि ये जो इंसुलिन होता है इसका स्रावन पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय करता है।
आग्नेयाशय में होता है लैंगरहैंस का द्वीपिका। आग्नेयाशय में होता है लैंगरहैंस का द्वीपिका और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं, डेल्टा सॉरी, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। अब ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये ग्लूकागॉन का स्रावन करती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन का। और ये ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। दूसरा होता है बीटा कोशिका, नहीं उल्टा है, यह है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को बदलता है किस में? ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। दूसरा होता है बीटा कोशिका, यह स्रावन करता है इंसुलिन हार्मोन का और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये बदलता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो यही है आपका मधुसूदनी हार्मोन और इसका स्रावन करता है पैंक्रियास। तीसरा नंबर जो है वह है डेल्टा, ये करता है ये भी एक हार्मोन का स्रावन करता है जिसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। और ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मधुसूदनी का स्रावन कौन करता है, तो आंसर कौन सा होगा? पैंक्रियास यानी अग्न्याशय। मधुसूदनी का मतलब क्या हुआ? इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? संचायक बैटरी पूछे, सीसा संचायक सेल पूछे, लेड स्टोरेज बैटरी पूछे, ये सब एक ही है। संचायक बैटरी पूछे, सीसा संचायक सेल पूछे, लेड स्टोरेज बैटरी पूछे, ये सब एक ही है और ये वही बैटरी है जो आप अपने घर में इन्वर्टर के साथ प्रयुक्त करते हैं। और ये जो बैटरियां होती हैं ये बहुत भारी होती है, आपने देखा होगा। और ये बहुत भारी इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें सीसा का प्लेट प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सीसा का प्लेट प्रयोग होने के कारण ये बैटरियों का वज़न बहुत अधिक होता है, क्योंकि सीसा एक भारी धातु होता है, एक हैवी मेटल होता है और इसीलिए इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सीसा संचायक बैटरियां होती हैं इसमें जो अम्ल यूज़ किया जाता है, जो वैद्युत अपघट्य यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वह होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, इसमें जो वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट, ये होता है तनु गंधक का अम्ल यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो धन छड़ होता है यानी पॉजिटिव प्लेट जो होता है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ये बना होता है लेड परऑक्साइड का यानी PbO2 का, लेड परऑक्साइड का। और इसका जो ऋणात्मक छड़ होता है यानी जो नेगेटिव रॉड होता है, नेगेटिव प्लेट होता है, ये बना होता है सॉफ्ट स्पॉन्जी, आप कहिए स्पंजी लेड का, स्पंजी लेड यानी Pb का बना होता है। तो ये बैटरियों में बहुत ज़्यादा वजन होता है इसी लेड के कारण, लेड धातु के कारण। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? यहाँ पूछा है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा यानी लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोटर वाहनों में, तो ये संचायक बैटरी याद रखिएगा एक द्वितीयक प्रकार का बैटरी है। एक होता है प्राथमिक बैटरी जो एक बार उपयोग हो गया उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, जिसको चार्ज करके फिर से प्रयोग नहीं कर सकते उसको प्राथमिक बैटरी कहते हैं, जिसको आवेशित करके पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। दूसरा होता है द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। तो ये सेकेंडरी बैटरी उसको कहते हैं जिसको आवेश करके प्रयोग में लाया जा सकता है। और ये सीसा संचायक सेल जो होता है, ये जो लेड बैटरियाँ, लेड स्टोरेज बैटरियाँ जो होती हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। किसका एग्जाम्पल होता है? द्वितीयक सेल का, सेकेंडरी सेल का। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है।
मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन प्रयोग होता है? पश्च दृश्य दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण मतलब मोटर वाहन में पीछे देखने के लिए, पीछे जो गाड़ियां आ रही है, पीछे का जो ट्रैफिक है उसको देखना है। मान लीजिए पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, आप बाइक चला रहे हैं तो बार बार पीछे मुड़ के तो देखिएगा नहीं, तो पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है और उसके लिए आपको कितना साइड देना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? आपके जो हैंडल होते हैं उसके दोनों हैंडल्स पर देखिएगा एक पश्च दृश्य दर्पण लगा होता है और उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहता है एक बड़ा अच्छा सा वाक्य कि जो वस्तु आपको जितना पास दिख रहा है उससे वो ज़्यादा पास है। पश्च दृश्य दर्पण में लिखा हुआ रहता है कि जितना पास दिख रहा है उससे ज़्यादा पास है, इसीलिए ध्यान से गाड़ी चलाइए, मत समझिए बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि जितना दूर लग रहा है उससे ज़्यादा पास है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लाइन लिखा हुआ रहता है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, और उसमें जो मिरर यूज होता है वह मिरर होता है, उसमें जो दर्पण यूज होता है वह होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और उत्तल दर्पण क्यों यूज होता है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि उत्तल दर्पण कभी भी किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़े से बड़े ट्रक को भी बहुत आसानी से दिखा देगा, उस दर्पण में आप देख सकते हो। तो काल्पनिक बनाएगा, सीधा और छोटा बनाएगा, हमेशा ये काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा वृहत क्षेत्र को दिखाने में सक्षम है, यानी एक बड़ा क्षेत्र दिखाता है, वृहत क्षेत्र दिखाता है, वृहत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। और इसीलिए वाहनों में जो पश्च दृश्य दर्पण होता है उसमें कभी भी अवतल दर्पण यूज नहीं होता है, उसमें हमेशा जो दर्पण यूज होता है वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ऐसे भी अवतल दर्पण में तो काल्पनिक तभी बनता है जब फोकस और दर्पण के बीच वस्तु रहता है, बाकी समय तो दर्पण में दिखेगा भी नहीं। इसलिए याद रखना उत्तल दर्पण का ही हमेशा प्रयोग होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अब आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो देखो, जो टेलीफोन की जो तार होती है प्रायः लोहा का बना होता है, और पूछ रहा है कि इस टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा यूज की जाती है। आयरन वायर होता है उसमें। तो देखिए, जब हम लोग टेलीफोन का रिसीवर पकड़ के कुछ बोलते हैं तो हम उत्पन्न करते हैं ध्वनि ऊर्जा, और इस ध्वनि ऊर्जा को इस टेलीफोन में लगा हुआ ट्रांसमीटर इस ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है परिवर्ती विद्युत ऊर्जा में। तो जिस प्रकार का हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसके अनुरूप एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है, परिवर्ती विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। और ये परिवर्ती विद्युत संकेत जो होता है ये टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है, और दूसरे सिरे पर जब ये पहुंचता है तो वहां के पर जो लगा हुआ रिसीवर होता है यंत्र में, वह इसको पुनः परिवर्तित कर देता है ध्वनि ऊर्जा में। तो आप जब बोलते हैं तो आपकी जो ध्वनि होती है वह विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाती है और इस लाइन में प्रवाहित होती है, और दूसरे सिरे पर, ग्राही सिरे पर जो रिसीवर होता है वह पुनः क्या करता है कि इस विद्युत संकेत को परिवर्तित कर देता है ध्वनि संकेत में। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 10। एक आवर्धक लेंस का आवर्धन क्षमता 8.5 है, तो इसका मान पावर में क्या होगा? देखिए, याद रखिएगा किसी भी लेंस की या सरल सूक्ष्मदर्शी की, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में लेंस पूछे या साधारण सूक्ष्मदर्शी, सरल आवर्धक लेंस भी पूछ सकता है। सरल आवर्धक लेंस, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस, या सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछेगा कितना होता है। तो इसका जो अधिकतम आवर्धन क्षमता होता है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो होता है,
याद रखिए अधिकतम आवर्धन क्षमता यह दिया जाता है m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ से। अधिकतम आवर्धन क्षमता m हुआ, d हो गया 25 सेंटीमीटर और ये आप जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और f है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब आपसे इसी उत्तल लेंस का क्षमता पूछ रहा है, ये है f है उत्तल लेंस की फोकस दूरी और इसी का लेंस का आपको क्षमता पूछ रहा है। दिया हुआ है आवर्धन क्षमता कितना है 8.5, तो बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। अब देखिए d बराबर आप 25 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, 8.5 में पहले 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया 7.5। d के बदले 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए 0.25 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, और इसके बाद कर दीजिए बट्टा f। अब देखिए यहाँ से अगर 1/f करिएगा तो 1/f बराबर होगा 7.5 बाई 0.25 और जब आप इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 30। अब जानते हैं कि 1 बट्टा फोकस दूरी क्या होता है पावर, तो पावर कितना हो गया 30 डायोप्टर। फिर से समझिए, किसी सरल आवर्धक लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक आवर्धक लेंस का आवर्धन क्षमता 8.5 है, तो यहाँ पर m का वैल्यू पुट किया 8.5, d 25 सेंटीमीटर है इसको मीटर में पुट कर दिए और यहाँ से 1/f का वैल्यू निकाल लिया। 1/f यानी 1 बटा फोकस दूरी क्या होता है क्षमता, लेंस का पावर यानी लेंस की क्षमता, तो p बराबर कितना हो गया 30 डायोप्टर। आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा बी यानी दूसरा ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 11। किसी गैस में ध्वनि का वेग उसके घनत्व से संबंध के रूप में पूछ रहा है कि घनत्व के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्गमूल के होता है कि वर्ग के होता है, इसी तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसी भी गैस में आप जानते हैं कि ध्वनि का जो वेग होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग सबसे पहले निर्भर करता है प्रत्यास्थता पर यानी इलास्टिसिटी पर। जिस माध्यम का प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है उस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है। जिस माध्यम का प्रत्यास्थता ज़्यादा होगा, जैसे ठोस का प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिक होता है। गैस का प्रत्यास्थता सबसे कम है तो गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम। दूसरा डिपेंड करता है गैस के अनुभार पर, याद रखना गैस के अनुभार पर। जिस गैस का अनुभार ज़्यादा होता है उसमें ध्वनि का वेग कम होता है और किसी भी गैस में ध्वनि का वेग उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ज़्यादा अनुभार वाला गैस में ध्वनि का वेग कम होगा, कम अनुभार वाला गैस में ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा अनुभार किसका होता है, सबसे कम अनुभार किसका होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा अनुभार किसका होता है टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड गैस का, तो इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तीसरा निर्भर करता है तापमान पर, टेम्परेचर पर। तो किसी भी गैस में ध्वनि का वेग उस गैस के परम तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। परम तापमान का मतलब हुआ तापमान केल्विन में, परम तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होगा। यानी ज़्यादा तापमान में ज़्यादा ध्वनि, अगर किसी गैस का तापमान ज़्यादा है तो उसमें ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, अगर किसी गैस का तापमान कम है तो ध्वनि का वेग कम होगा। चौथा निर्भर करता है आर्द्रता पर, यानी आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु से अधिक होता है, कारण आर्द्र वायु हल्की होती है। अब अगर इस दोनों रिलेशन को हम यूज करें तो इस दोनों रिलेशन से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m, टेम्परेचर बाई मॉलिक्यूलर वेट, तापमान बटे अनुभार। अब थोड़ा सा एक रिलेशन और याद करिए, PV बराबर nRT, ये तो जानते हैं। n हो गया नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स का मात्रा ग्राम में यानी द्रव्यमान और बट्टा अनुभार। अब देखिए यहां पर अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं P और लिख सकते हैं यहां पर इज इक्वल टू
m/v आर T/m। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिए, v को नीचे ले आए, RT/m इधर कर दिए, m/v। m हो गया द्रव्यमान, v हो गया आयतन, और ये द्रव्यमान बटा आयतन जो हो गया ये क्या हो गया, घनत्व, यानी p बराबर हो गया dRT/m। देखिए ये मास बाई वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटा आयतन, ये हो गया घनत्व। अब देखिए आप जानते हैं कि दाब में परिवर्तन से गैस में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट, दाब में परिवर्तन से बदलेगा नहीं, आर तो कांस्टेंट है, आर गैस नियतांक है, कांस्टेंट है, यानी ये T/m समानुपाती हो गया 1/d के। देखो d को इधर ले आए तो T/m समानुपाती 1/d, और यहां से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, देखो ऐसे, v समानुपाती वर्गमूल में T/m के बदले क्या लिखेंगे, 1/d। इसका मतलब क्या हो गया कि घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से देखो PV बराबर होता है nRT, ये मेन फॉर्मूला है। n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या, जो कैसे निकलता है, मात्रा बटे अनुभार। मास बटा वॉल्यूम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डेंसिटी, यानी घनत्व, जिस घनत्व के लिए हम संकेत यूज किए क्या चीज, d। फॉर्मूला हो गया P बराबर dRT/m। दाब परिवर्तन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दाब परिवर्तन से ध्वनि का वेग बदलता नहीं है, R गैस नियतांक है, तो यहां पर T/m समानुपाती 1/d के, और यहाँ T/m में 1/d पुट कर दिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 11 का आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना हो जाएगा। अगर कह रहा है कि पिंड की गति दोगुनी कर दी है तो गतिज ऊर्जा पहले वाले गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो जाएगा। आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, वह दिया जाता है 12 mv² से। किसी भी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वह दिया जाता है किससे, 12 mv² से। यानी गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी, ये वेग के वर्ग के समानुपाती हो गया। देखो आधा तो मतलब है नहीं, कांस्टेंट है, नियत है, और m द्रव्यमान है, ये तो बदल नहीं रहा, केवल गति बदल रहा है। और यहाँ पर कह रहा है गति कितना हो गया, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, सॉरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो गया। तो प्रारंभिक मान का 4 गुना, यानी रेशियो क्या हो गया, 4:1। आंसर हो जाएगा 4:1। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए पीतल इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रास, और एक होता है कांसा जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज। ये दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है। अब ये पीतल और कांसा में सबसे पहले देखिए पीतल जिसको ब्रास कहते हैं, ये जो पीतल होता है ये कॉपर यानी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु में याद रखिए परसेंटेज कोई फिक्स नहीं रहता, इसलिए परसेंटेज नहीं पूछता। मिश्र धातु है ना, यौगिक नहीं ना है कि परसेंटेज तत्वों का फिक्स रहेगा। तो पीतल इंग्लिश में ब्रास हुआ, कॉपर और जिंक इसमें रहेगा। और दूसरा जो होता है वह होता है कांसा, जिसको इंग्लिश में आप ब्रॉन्ज कहते हो, नहीं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो इसमें होता है कॉपर और साथ में होता है क्या चीज, टिन। तो कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है कांसा, कॉपर और जिंक का होता है पीतल। और अगर कॉपर, निकल और जिंक मिला देते हैं, याद रखिए एक बहुत बार पूछता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कॉपर, इसमें होता है जिंक और साथ में होता है निकल। नाम लगता है देखने में कि इसमें सिल्वर होगा, लेकिन सिल्वर नहीं रहता है, तो इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर है 14,
सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखो सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक हो गया। सबसे पहले बात जानो कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, और जब जल में घुलनशील होता है तो ये एग्जाम्पल होता है एक सॉल्यूशन का, यानी एक विलयन का। अच्छी तरह से घुला हुआ रहता है, समांगी मिश्रण होता है, और जब समांगी मिश्रण है तो ये कन्फर्म है ये विलयन होगा। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सोडा वाटर क्या है, निलंबन है, विलयन है, कोलॉइड है, क्या है? तो याद रखना सॉल्यूशन है। और इस सोडा वाटर में कम तापमान और उच्च दाब पर CO2 गैस घुलाई जाती है। याद रखना कम ताप एवं उच्च दाब पर CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वह घुला हुआ रहता है कम तापमान और उच्च दाब पर। तो पानी H2O, उसमें घुलाया जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। इस H2CO3 को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो आप जानते हैं कि अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक होता है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, और ये जो द्वितीयक सेल होता है ये इनको आवेशित करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए जो द्वितीयक सेल होता है उसमें जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, यानी बैटरी को जब आवेशित किया जाता है द्वितीयक सेल में, तो उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, यानी आवेशित जब करते हैं, याद रखिएगा द्वितीयक सेल्स को जब आवेशित किया जाता है तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वह परिवर्तित हो जाती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इसको अनावेशित करते हो, यानी जब आप इसको अनावेशित करेंगे यानी डिस्चार्ज करेंगे, तो जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो तो उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह बदल जाती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अब जानते हो कि जो प्राइमरी बैटरी होता है, प्राथमिक बैटरी होता है, उसमें केवल डिस्चार्ज होता है, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो आंसर हो गया सी नंबर, बैटरी। ऑप्शन नंबर ए देखो, परमाणु बम। तो परमाणु बम जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें नाभिकीय विखंडन की घटना होती है, और इसमें जो होता है परमाणु बम में, इसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है ऊर्जा में। सबसे पहले द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और ये ऊर्जा जो होती है ये इस ऊर्जा द्रव्यमान जब ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो इसके पास जो ऊर्जा है वो कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा, और यह नाभिकीय ऊर्जा फिर तापमान ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सब में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर परमाणु बम कहेगा तो इसमें द्रव्यमान ऊर्जा में, लेकिन कौन से ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होता है ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि में। तीसरा ऑप्शन है डायनेमो। डायनेमो का मतलब जनरेटर समझिए, और यह डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और एक और ऑप्शन है बिजली का हीटर, तो ये विद्युत ऊर्जा को बदलता है प्रकाश, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत हीटर किसको किसमें बदलेगा? ये विद्युत ऊर्जा को बदलेगा ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। तो नाभिक परमाणु बम में नाभिकीय ऊर्जा किसमें बदल गया? नाभिकीय ऊर्जा बदल गया प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। बैटरी में क्या हुआ? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गया। डायनेमो में क्या हुआ? डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा बदल गया विद्युत ऊर्जा में। और लास्ट है आपका बिजली का हीटर, तो ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 16। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? देखो दर्पण जब समतल है तो समतल का कोई वक्रता नहीं होता, समतल का कोई वक्रता नहीं होता, इसीलिए आप इससे कभी एक स्ट्रेट लाइन से क्या कभी आप सर्किल बना सकते हो? नहीं।
तो इसका वक्रता होता नहीं, लेकिन फिजिक्स में तो आंसर होता नहीं है, ये देना ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो चीज़ का नहीं होता है उसके लिए हम आंसर देते हैं अनंत। यानी याद रखना, समतल दर्पण की वक्रता भी अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है, क्योंकि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा। अब अनंत का आधा क्या होगा, अनंत। देखो जब नहीं आंसर दे पाओ तो आंसर इन्फिनिटी होता है। मैथ्स में क्या है, 5/0 नहीं डिवाइड कर पाते हैं, नॉट डिफाइंड, या इसी को इन्फिनिटी कहते हो। तो यहाँ पर जब आपका समतल दर्पण है और इससे आप कोई सर्कल बना नहीं सकते, तो ये को थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं होता है, क्या कहेंगे, अनंत होता है। नेक्स्ट आ जाइए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में विरंजक चूर्ण, जल को कीटाणु रहित करने के लिए यूज़ किया जाता है और कपड़ों के विरंजन में यूज़ किया जाता है। कपड़ा वगैरह को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और ये ब्लीचिंग पाउडर का अगर फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2, या इसको ऐसे भी लोग लिखता है CaOClCl। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसका अगर रासायनिक नाम देखो तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक नाम ये भी प्रचलित है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक प्रचलित नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस होता है। अब देखो चारों ऑप्शन में देखो तो एक ही वो ऑप्शन ही नजर आएगा, क्लोरीन होता है। ये क्लोरीन जो है वह एक हरा पीला रंग का तीखा गंध वाला गैस होता है और दम घोटने वाला गैस होता है। हरा पीला रंग का ये गैस है, दम घोटने वाला गैस होता है, तीखा गंध वाला गैस होता है, और अजीब गंध का कारण यही क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर को खुली हवा में छोड़ने पर याद रखना इसका क्लोरीन मुक्त हो जाता है, और इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए, और इसके अलावा कपड़ों के विरंजन में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आइए, खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं। देखो खाने में प्रयोग होने वाला जो तेल होता है उसको आप रिफाइन या वनस्पति तेल कहते हो, और इसको घी यानी डालडा में परिवर्तित करने के लिए, डालडा को वनस्पति घी कहा जाता है और रिफाइन को वनस्पति तेल कहा जाता है। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो देखो जो वनस्पति तेल होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम डबल बॉन्ड बनाए। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखना, असंतृप्त। असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होगा। ये है आपका वनस्पति तेल, और इस वनस्पति तेल को बदलना है वनस्पति घी में, और वनस्पति घी जो होता है वह होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम HC लिख रहे हैं, एक बार यहाँ लिख चुके हैं हाइड्रोकार्बन। इसको बदलने के लिए इसमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है, और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति चाहिए होता है, और इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है 200 डिग्री सेल्सियस पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जोड़ करके इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, यानी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। और इस जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजीनेशन, यानी हाइड्रोजनीकरण। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 19। रतौंधी का कारण क्या होता है। रतौंधी इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और इसका कारण होता है विटामिन ए का कमी। आप जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर हमारे आहार में विटामिन ए हम कम लें, अपने आहार में विटामिन ए कम लें, तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, और जब विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे आँख के रेटिना में एक पिगमेंट होता है, एक रंजक होता है जिसका नाम होता है रोडोस्पिन। आँख के रेटिना में एक पिगमेंट होता है रोडोस्पिन और रेटिना में, और ये पिगमेंट रंजक वर्णक
ये हमको कम प्रकाश में कम प्रकाश में भी देखने में मदद करता है। तो जब हमारे आहार या हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोस्पिन नहीं बनेगा, और जब रोडोस्पिन नहीं बनेगा तो हम लोग को कम प्रकाश में या अंधेरा में देखने में कठिनाई होगा, और इसी को कहा जाता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए का कमी से क्या नहीं बनता है? रोडोस्पिन। और ये रोडोस्पिन कहाँ होता है? ये होता है रेटिना में, और ये रेटिना में रोडोस्पिन बनाने के लिए क्या चाहिए? रेटिनॉल चाहिए। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए चाहिए। चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी। विटामिन सी का कमी से तो जानते हो स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस की जाती है? अब डायलिसिस जो होता है ये एक प्रक्रिया होता है। जब आदमी का किडनी काम नहीं कर पाता है, तो भगवान तो दिए हैं 2 किडनी, लेकिन मान लो इत्तेफाक से अगर दोनों किडनी काम नहीं करे तो उस स्थिति में पेशेंट जाता है डायलिसिस पर। अब यह डायलिसिस जो होता है इसमें हमारे शरीर से खून को निकाला जाता है। एक मशीन होता है डायलिसिस मशीन, जिसमें एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली से ये रक्त जब गुजरता है तो रक्त का शुद्धिकरण होता है, और फिर वो शुद्ध होकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? इस डायलिसिस की प्रक्रिया का जो मेन घटना होता है वह होता है ऑस्मोसिस, यानी परासरण। डायलिसिस में जो मेन घटना होती है, डायलिसिस का जो मेन प्रिंसिपल होता है वह होता है ऑस्मोसिस, यानी हिंदी में परासरण। इसके अलावा इसमें होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, मतलब सूक्ष्म इसका छन्नीकरण होता है, फिल्टरेशन। और इसके अलावा इसमें होता है विसरण, यानी डिफ्यूज़न। लेकिन अगर पूछेगा मेन घटना कौन सी होती है तो ऑस्मोसिस होती है। तो डायलिसिस कब करना पड़ता है? जब व्यक्ति का किडनी सही से काम नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क यानी किडनी। तो ये था आज के टेस्ट का डिस्कशन। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़े हैं। इसमें से कुछ विद्यार्थी बोला है सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाइए, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, उसी दिन उसको डिस्कस भी कर देंगे। जहाँ तक आपको साइंस का बुक का अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो साइंस का बुक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने का समय नहीं है तो लुसेंट सामान्य विज्ञान जो होता है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, और जो टेस्ट का डिस्कशन वगैरह ढंग से कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। तो चलिए अगले डिस्कशन में कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।